सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में सीबीआई अपने लेवल पर इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई ने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर में पहुंची है। ईडी को कई सवालों का जवाब रिया से लेना है, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल मुंबई पुलिस से भी है। मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर बार-बार सवाल भी उठते रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीके जैन साहब, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े-बड़े मामले सुलझाए हैं, मुंबई पुलिस में एक अच्छा खासा नाम इनका रहा है। जैन साहब, बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। जी धन्यवाद सर। पहला सवाल रिया को लेकर ही है। रिया चक्रवर्ती के मामले में जिस तरह से मुंबई पुलिस पर कई बार सवाल उठे हैं, खासतौर पर बिहार पुलिस लगातार टारगेट करती रही है मुंबई पुलिस को, चाहे उनके बड़े अधिकारी को क्वारंटाइन करने का मामला हो या फिर फोन ना उठाने का मामला हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मामला मुंबई पुलिस के पास 15 जून को दाखिल हुआ और उसके बाद उसकी 174 सीआरपीसी के तहत उसकी इंक्वायरी बोलते हैं वो शुरू हुई और वो इंक्वायरी चलती रही। उसमें अलग अलग एंगल सामने आए। कई लोगों ने बोला, कंगना राउत और बहुत सारे फिल्म हस्तियों ने बोला कि इसके अंदर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का हाथ है, जिन्होंने सुशांत सिंह को इतना मजबूर कर दिया था कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। उसको पिक्चरें नहीं मिल रही थी, उसकी पिक्चरें छीन ली गई, उसके लीड रोल छीन लिए गए, बहुत सारी चीजें सामने आई। तो मुंबई पुलिस ने उस दिशा में भी जांच करनी शुरू की और बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, प्रोडक्शन हाउसेस के, उनके सीईओज के। 15 तारीख को सुशांत के पिताजी की और बहन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे मुंबई पुलिस में। 14 तारीख को उसकी डेथ हुई। 15 या 16 को उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, जो कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की प्रेजेंस में हुए थे। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर सुशांत सिंह के जीजा लगते हैं। उनके प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। उसमें उन्होंने कोई शक नहीं बताया किसी के ऊपर। उसके बाद इसके पिताजी वापस गए बिहार। 43 दिन के बाद उन्होंने पटना में एक एफआईआर दाखिल करवाई, जिसमें सेक्शन लगाए थे 380, 406, 120 बी, 341, 342 और 306 मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड। अब ये सारी घटनाएं जो हैं, 306 मुंबई में हुआ, 380 ये कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके घर से लैपटॉप, कैश और बहुत सारी चीजें चोरी करके ले गई, वो मुंबई में हुआ। 341-42 उनका आरोप था कि रिया हमारे को अपने बेटे से बात नहीं करने देती, उसको बंधक बना के रखा हुआ है, वो दोनों ऑफेंस मुंबई में हुए। 406 का मामला बहुत खींचता ना जाए, वो भी अकाउंट मुंबई में थे जिनमें से पैसा निकला। सुशांत सिंह ने खुद वो पैसा रिया को दिया, उनका अकेले का अकाउंट था, उनके साइन के बिना वो पैसा निकल नहीं सकता था। इसलिए जो भी पैसे दिए वो सुशांत ने अपने जीवन काल में रिया को दिए या रिया के पास में जो भी जिसको भी दिए उन्होंने तो अपने जीवन काल में दिए। तो लेकिन फिर भी आप ये बोले कि 406 का मामला खींचतान के बिहार में दाखिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने 306 का मामला भी वहां दाखिल कर लिया जहां उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। सीआरपीसी में बड़ा क्लियर है ये 177 में कि वो कोई भी ऑफेंस कहां दाखिल हो सकता है। अब उनका बोलना है कि उनके पिताजी बूढ़े थे, मुंबई पुलिस के ऊपर उनको भरोसा नहीं था, वो मुंबई जा नहीं सकते थे, उन्होंने बार बार अपना शक जताया, मुंबई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये सारी बातें झूठी हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस को एक बार भी कंप्लेंट नहीं की। 25 फरवरी के कंप्लेंट के बारे में कहा जाता है कि 25 फरवरी को उन्होंने मुंबई पुलिस को कंप्लेंट की थी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सुशांत की डेथ हुई। 25 फरवरी को उनके ये जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्होंने वहां के डीसीपी को कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे और व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि ये लड़की और उसके घर वाले सुशांत को लेकर किसी होटल में रुके हुए हैं, 3 महीने से वहां पे हैं और उसको परेशान किया जा रहा है, हमारे से बात नहीं की जा रही, हम उसके लिए बहुत वरीड हैं। और जब वो डीसीपी ने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि उस लड़की को अनऑफिशियली बुला के धमका दो, लेकिन सुशांत को इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए, सुशांत को इसमें इन्वॉल्व मत करो। डीसीपी ने बोला साहब आप लिख के दे दीजिए, जो भी आपकी कंप्लेंट है आप लिख के दे दीजिए। उन्होंने लिख के देने से मना कर दिया। और जब 15 या 16 जून को जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए तो उसमें भी उन्होंने इस 25 फरवरी की बात की कोई जानकारी उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई नहीं। इस 25 फरवरी और 14 जून के बीच में वो डीसीपी भी वहां से ट्रांसफर हो चुके थे, तो वो मामला वहीं खत्म हो गया। वो कभी रिकॉर्ड पे आया ही नहीं, ना वो बांद्रा पुलिस को मालूम था, ना डीसीपी ऑफिस को मालूम था, ना सीपी को मालूम था। तो जब बिहार पुलिस ने ये जांच वहां पे ऑफेंस दाखिल किया, ऑफेंस दाखिल करने के बाद उन्होंने सीधी अपनी टीम मुंबई में भेज दी। अब ये प्योर इलीगैलिटी है। मैं हमेशा शुरू से इस बात के ऊपर बड़े सर्टेनिटी के साथ और लीगल पॉइंट पे बोलता हूं
कि जहां पे घटना हुई है गुना वहीं दाखिल होता है, इन्वेस्टिगेशन वहीं होता है। अगर उनको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं था तो उनके पास में दूसरे रास्ते थे। हाई कोर्ट में जाके वो सीबीआई जांच की मांग कर सकते थे, डीजीपी या सरकार को लिख के वो सीआईडी की मांग कर सकते थे। बहुत सारे रास्ते जो है लीगल रास्ते ओपन है। एनीवे, बिहार पुलिस ने जब जांच की टीम यहाँ पे भेजी तो मुंबई पुलिस ने उनको बताया कि आपका कोई जुरिसडिक्शन बनता नहीं। जैसे ही बिहार पुलिस में मामला दाखिल हुआ तो रिया चक्रवर्ती चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये बिहार वाला मामला भी मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाए। इससे पहले वो सीबीआई जांच की भी मांग कर चुकी थी, ट्वीट करके, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब इन्होंने जब रिया बिहार चली गई तो सरकार ने ये भी बोला या मुंबई पुलिस ने ये बोला कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद में जब निर्णय आएगा उसके बाद में करेंगे। अब ये 4 अधिकारी उन्होंने अपने स्तर पे जांच शुरू कर दी, कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, बैंक में गए, वहां से उसकी बैंक की स्टेटमेंट ली वगैरह, इस तरह के बहुत सारे काम हुए। लेकिन उसके अंदर मुंबई पुलिस ने उनको ज्यादा सहयोग नहीं दिया और रिकॉर्ड पे नहीं दिया। ये कह के कि आपकी जुरिसडिक्शन बनती नहीं है, इस चीज का मामला तय हो जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में जो आपको हेल्प चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे। तो यहां तक ये मामला हुआ। अब इस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस के पास में क्या जांच हुई। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ चला कि मुंबई पुलिस ने इसको नहीं पूछा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, ये ऐसे हुआ था, वहां के क्राइम सीन दिखाया गया, क्राइम सीन में कितनी ऊंचाई थी छत की, सुशांत सिंह ने कैसे सुसाइड किया होगा या नहीं किया होगा, बहुत सारे सवाल उठे। मुंबई पुलिस ने इसका कोई खुलासा 3-4 दिन पहले तक नहीं किया। एक छोटी सी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर उन्होंने बोल दिया कि ये लगता है मामला सुसाइड का है। डीसीपी ने जिस दिन वो विजिट करके आए थे स्पॉट को, उस दिन उन्होंने बोला था कि लगता है मामला सुसाइड का है। ऐसा किसी ने सुसाइड है, नक्की है, ऐसा किसी ने बोला नहीं था जहां तक मेरी जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2-3 चीजें होनी चाहिए थी। एक तो मुंबई पुलिस को इतना जल्दी ये नहीं बोलना चाहिए था कि मामला सुसाइड का है या लगता है। इसकी जांच चल रही थी, जांच पूरी हो जाती, उसके बाद में उसके फैक्ट्स पूरे करते। दूसरा, मुझे लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये चीजें बहुत पहले जाहिर कर देनी चाहिए थी। बाद में हो क्या गया कि बिहार पुलिस इसमें कूद पड़ी। बिहार पुलिस की अपनी मजबूरी है, लड़का बिहार का था, वहां के पॉलिटिशियन प्रेशराइज कर रहे थे, दूसरी पार्टियां सब मांग कर रही थी कि ये जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए। तो बिहार गवर्नमेंट को इवेंचुअली इसमें स्टैंड लेना पड़ा, उन्होंने एफआईआर दाखिल कर दिया। ऐसे के होता क्या है कि सबसे पहले जो भी अगर उनको ऑफेंस दाखिल करना भी था वो कर सकते थे, लेकिन 0 नंबर से करते। 0 नंबर से वो ऑफेंस दाखिल करके उनको मुंबई पुलिस के पास में भेजना चाहिए था, या फिर सुशांत जी के पिताजी की जो स्टेटमेंट थी डिटेल में रिकॉर्ड करते और वो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस के पास में भेजते, जो जिसमें यहाँ पे ऑफेंस दाखिल होता। जैन सर, आप कह रहे हैं कि सब कुछ आपको दे देते हैं जो भी इनकी शिकायतें थी, लेकिन आप लोगों पर तो भरोसा कर ही नहीं रहे थे। मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था, सुशांत की फैमिली को, ना उनके वकील को। आपने कहा कि बिहार पुलिस गलत तरीके से मुंबई में आई, जबकि जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने कहा कि कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, गृह सचिव स्तर के अधिकारी से भी फोन कराया गया, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस मामले में नहीं आ रहा था। 4 अधिकारी वहां इंक्वायरी करने पहुंचते हैं, वो करते हैं, तब तक आपका ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन जब बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो बीएमसी उन्हें क्वारंटाइन कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पे नाराज नजर आता है। देखिए, जहां तक ऑब्जेक्शन है 4 अधिकारियों का, 4 अधिकारी जब मुंबई में पहुंचे थे तभी उनको बता दिया गया था कि आपको हम कागज नहीं देंगे। तो असहयोग की जो भावना है या जो काम हुआ था वो 4 अधिकारियों के समय से ही शुरू हो गया था। सीनियर ऑफिसर जब आए, उन्होंने भेजे, क्वारंटाइन किया, वो बीएमसी का डिसीजन था या बीएमसी ने किसी के कहने से किया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो नहीं करना चाहिए था। उनका टेस्ट करके उनको परमिशन देते घूमने की, या जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना था, सुपरवाइज करना था, वो करने की उनको परमिशन दे देनी चाहिए थी। लेकिन बीएमसी के जिस भी अधिकारी ने वो निर्णय लिया, उसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, उसके लिए वो जवाबदार है। उन्होंने पुलिस को कंसल्ट किया नहीं किया, इसके बारे में मेरे पास में पर्सनली कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, मुंबई पुलिस ने क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बारे में भी मेरे पास या जितने भी पैनल पे लोग आते हैं उनमें से किसी को हवा नहीं है कि वहां पे मुंबई पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। वो सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें हैं या किसी चैनल के एंकर ने उनको बता दिया कि ऐसा हुआ, हमने फलाने बंदे से पूछताछ की, हमने उसको चैनल पे बुलाया, वो ऐसा बोल रहा था, मुंबई पुलिस ने उसका क्यों नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। बहुत सारी चीजें चैनल्स पे चल रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा मीडिया बाई ट्रायल हो रहा है। अब सीबीआई के पास में जांच चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में सभी सरकार से रिपोर्ट मांगी है, बिहार से, महाराष्ट्र से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच न करने के या रोक देने के भी आदेश नहीं दिए। तो सीबीआई ने अपना एक एफआईआर दाखिल कर लिया है, उनकी जांच मोस्ट प्रोबेबली आज से शुरू हो जाएगी। तो 18 तारीख को, जबकि अगला ये केस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में दिख रहा है, 18 तारीख को उसकी डेट लगी है, तो तब तक सीबीआई भी कुछ ना कुछ इसमें जांच करेगी, तो और वो भी अपनी रिपोर्ट शायद सुप्रीम कोर्ट के पास में सबमिट करेंगे। एक चीज इसमें और बताना चाहता हूं कि दिशा सेलियन का नाम आया कि दिशा सेलियन की डेथ हुई 1 हफ्ता पहले, उसका भी सुशांत की डेथ से सीधा संबंध है, उसका फोन आया था। मैं आपको
जो मेरी जानकारी है आधिकारिक सूत्रों से, दिशा और सुशांत सिंह की उस रात को यानी कि 8 की रात को कोई बात नहीं हुई, ऐसा सीडीआर के रिकॉर्ड से पता चलता है। ये सीडीआर के रिकॉर्ड जो हैं वो मीडिया के पास में भी हैं और पटना पुलिस भी लेके गई है और मुंबई पुलिस के पास में भी है। तो ये जो चीजें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता कि मैं मुंबई पुलिस को बचाना नहीं चाहता। मेरी भूमिका हमेशा से ये रही है कि इसमें या तो मुंबई पुलिस को जांच करने का अधिकार है या सीबीआई को है, या बिहार पुलिस को इसमें जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में ये घटना नहीं घटी। लेकिन सवाल तो लेकिन मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही उठ रहे हैं। शुरू से कहा जा रहा है कि केस में बड़ा ढीला रवैया रहा। हालांकि आपने कहा कि मुंबई पुलिस ने अभी अपनी बातें मीडिया के सामने नहीं रखी थी, मीडिया की तरफ से कयास लगाए गए कि पुलिस इस तरह से काम कर रही है, लेकिन पुलिस ने भी अपना पक्ष नहीं रखा। इसीलिए बिहार सरकार को भी सीबीआई को केस रेफर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। आपको लगता है मुंबई पुलिस का रवैया शुरू से इस मामले में थोड़ा लचीला रहा है? ये मुंबई पुलिस थे, मैंने एक सीनियर ऑफिसर से बात की थी, उन्होंने बोला था उस दिन तक 40 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए थे, काफी सारा एविडेंस उनके पास में था। उन्होंने बोला कि हमारे पास में कुछ इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं आया जिसमें हम ये कहें कि इसमें सुसाइड के अलावा दूसरा कोई एंगल निकलता है। अब ये इनफॉर्मल बात हुई थी, उसके बाद में सीपी ने तो बड़े ओपन तरीके से ये बात, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने जाहिर भी कर दी कि ये सुसाइड का मामला, आज तक कोई भी चीज हमारे पास में संशयित स्वरूप में नहीं आई है। तो उन्होंने जब भी उन्होंने जो सीन ऑफ क्राइम देखा, पोस्टमार्टम नोट आ गए, उसके बाद में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई, उसके आधार पे उन्होंने निष्कर्ष कुछ दिन पहले निकाल लिया था कि ये सुसाइड का मामला लगता है। फिर भी क्योंकि अलग अलग एंगल और अलग अलग पहलू सोशल मीडिया में और मीडिया पे आ रहे थे, वो भी तपासने के लिए कि इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, उन्होंने वो जांच चालू रखी। अदरवाइज ये जांच शायद कुछ दिन पहले क्लोज हो गई होती, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिस वजह से ईडी ने भी कहा रिया को कि हमारे सामने आइए, कुछ सवालात आपसे करने हैं। हालांकि शुरू में रिया के वकील ने मना किया, उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां से क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग पेश हो जाएंगे। लेकिन अचानक घटनाक्रम चेंज होता है, रिया ईडी ऑफिस पहुंच जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका तजुर्बा कई केसेस का रहा है, इस केस में रिया की जो भूमिका है उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, मेरा इसके बारे में इतना ही बोलना है कि उस सुशांत के सीए का, जो पिछले 1 साल से उनका सीए है, उसने भी ऐसा बोला है कि सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए कहीं भी साइफन ऑफ नहीं हुए। अब दो बातें सामने आ रही हैं। बिहार पुलिस ने एक बार बोला कि 15 करोड़ रुपए निकाल लिए, एक बार बोला 40 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब ये 40 करोड़ थे उनके अकाउंट में या 15 करोड़ थे, ये चीजें सब डॉक्यूमेंटेड है, बैंक के पास में सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। कौन से पैसे कब कब निकाले गए वो दिख रहे हैं। कुछ पैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर खर्च हुए, कुछ उसके भाई के ऊपर खर्च हुए, कुछ की उन्होंने एफडी बनाई, कुछ उनका किराया चला गया। तो बहुत सारे खर्चे इस तरह के हुए। तो लेकिन वो मेरा ऐसा बोलना है कि जितने भी पैसे खर्च हुए, सुशांत सिंह सिंगल अकाउंट होल्डर था, जो भी पैसे खर्च हुए वो उसने अपनी मर्जी से किसी को दिए, निकाले, चेक पे साइन किए, वो सब उसकी मर्जी से हुआ। उसके बारे में आज ये कहना कि रिया चक्रवर्ती ने उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, मुझे वाजिब नहीं लगता। ईडी ने बुलाया है, ईडी के पास में भी ये सारी जानकारी है, उन्होंने भी सब स्टेटमेंट सब इकट्ठे कर लिए। तो उसके बाद में अब ये नई बात आने लगी कि रिया के नाम से 2 फ्लैट लिए गए, 3 कंपनियां खोली गई, हर कंपनी में सुशांत सिंह खुद भी डायरेक्टर था। अब ये चीज सोचिए कि अगर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती होगी, वो खुद क्यों डायरेक्टर रहता, किसी और को बना देता। तीनों कंपनियों में खुद डायरेक्टर है, उसमें 2 में, एक में रिया चक्रवर्ती का भाई रिया चक्रवर्ती खुद डायरेक्टर है, 2 में दूसरे कोई लोग भी डायरेक्टर हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें उसकी मर्जी से, उसकी जानकारी में हुई। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना रिया चक्रवर्ती का, ना मुंबई पुलिस का, ना बिहार पुलिस का। एक साधारण नागरिक के नाते और मेरे पुलिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन काल में उसने अपनी मर्जी से किसी चीज पे साइन किया, पैसे निकाले, किसी को दिए, उसके ऊपर उसकी मौत के बाद जब वो जिंदा नहीं है, कोई कैसे ऑब्जेक्शन ले सकता है? फिर भी इसकी जांच अभी ऑलरेडी ईडी के द्वारा चल रही है, सीबीआई के द्वारा चल रही है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें जैसा प्रॉपर्टी की बात आपने कही, और आपकी बात ठीक है, सुशांत भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे, कंपनियों में इन्वॉल्व थे। लेकिन सवाल यह है कि परिवार की तरफ से यह भी आरोप लगा है कि सुशांत को मेंटली डिसेबल्ड घोषित करना चाहती थी रिया, टॉर्चर उसे किया जा रहा था, पागलपन की हद तक उसे परेशान किया जा रहा था। वो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे, जैविक खेती करना चाहते थे। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं प्लान तरीके से सुशांत के खिलाफ एक साजिश रची गई है? कुड बी पॉसिबल। मैं किसी चीज से इनकार नहीं करता। जैसा मैंने कहा कि ना तो मुंबई पुलिस ने जो जांच की है वो मेरे सामने है, मीडिया हाउसेज ने क्या, सॉरी प्रोडक्शन हाउसेज ने क्या बोला वो मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ चीजें इस तरह के सामने आई हो जिसमें उसकी पिक्चरें क्यों छुड़वाई गई, क्यों छोड़ी उसने, उस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ कहा गया हो,
तो ये सारी चीजें जो है वो जब तक हमें फर्स्ट हैंड जानकारी ना हो तो मेरे लिए उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज जरूर है कि जो चीजें सामने आई हैं उसके मित्रों के द्वारा, उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, वो सब यही है कि वो परेशान था और वो पिछले साल भर से उसको पिक्चरें नहीं मिल रही थी और वो डिप्रेशन में था। ये बहुत सारी चीजें कही गई हैं। अब वो सारी चीजें डॉक्टर से बात करने के बाद में, उसके प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद में उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, लेकिन जितने उसके वीडियो दिखाए गए हैं मीडिया के ऊपर पिछले कुछ दिनों में, वो फिजिकली बहुत फिट था, मेंटली अलर्ट था। कल ही मैं किसी चैनल के ऊपर था तो वहां पे ये बात हो रही थी कि उस रात को, जिस रात को उसकी डेथ हुई 14 को, उसके साथ में रमेश तौरानी नाम के एक प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर फाइनेंसर, और एक उसका जो मैनेजर था, उनकी बात हो रही थी। तो दोनों का ये कहना था कि ईयर एंड तक वो पिक्चर शुरू होने वाली थी, तो ये भी कहना उचित नहीं होगा कि उसके पास में काम नहीं था। तो मुझे तो लगता है कि वो मेंटली फिट था, फिजिकली एकदम अलर्ट था, फिट था। डॉक्टर से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं वो मेंटली अनफिट भी थे। लाश के पास से कुछ दवाइयां भी मिली थी, मेडिसिन मिली थी एक कटोरी टाइप से किसी बर्तन के अंदर। तो पूरी तरह से मान लेना कि वो फिट है, लगता है जायज है भी। देखिए, मतलब जो देखा है सामने मीडिया के थ्रू, उनके मित्रों के थ्रू, जो उसके साथ में लोग रहते थे उसके फ्लैट में, उनके थ्रू, उसके सिस्टर के थ्रू, ये जो जिन लोगों के बयान सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। एक साइड ये कहती है कि वो मेंटली डिप्रेस था, वो मेडिकेशन ले रहा था, और दूसरी साइड ये बोलती है कि वो बिल्कुल फिजिकली फिट था, मेंटली अलर्ट था और उसको किसी तरह का कोई डिप्रेशन वाला बात नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो है वो सब गैस वर्क है। मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का नहीं है जिसके बेसिस पे मैं ए या बी के बारे में निर्णय ले सकूं। एक जैन साहब, एक खबर यह है कि रिया के पास 2018-19 में टोटल इनकम 14 लाख के आसपास थी। उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी जबकि उनकी इनकम बहुत कम थी। सीधे तौर पर फैमिली का आरोप है कि सुशांत के पैसे लेकर रिया ने अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की है और ईडी आज पूछताछ कर रही है रिया से। किस तरह की पूछताछ ईडी कर सकती है, क्योंकि आपने कई केसेस में देखा है। सर, क्या कार्यप्रणाली रहती है ईडी की? देखिए, ईडी के पास में है कि जो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ईडी के पास में आते हैं। अब इस केस में किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो उसमें सुशांत सिंह के पास में वो पैसे कहां से आए, पहले उसकी जांच होगी। उसके बाद में सुशांत सिंह ने वो पैसे रिया चक्रवर्ती को दिए तो कैसे दिए, उसकी जांच की जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने ये सारी गिफ्ट या उसको जो पैसे मिले सुशांत से और जो उसने प्रॉपर्टीज परचेज की, वो उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में गिफ्ट के तौर पे दिखाई, उसके ऊपर टैक्स भरा नहीं भरा, इस बात की जांच की जाएगी। तो ये जांच बड़ी बहुत डिटेल में, रिया के पास में टोटल आने वाली इनकम, उसके एसेट्स, आज के 10 साल पहले के, 5 साल पहले के, ईयर वाइज, इन सब की बड़ी सखोल जांच की जाएगी। उसके बाद में ईडी किसी नतीजे पे पहुंचेगी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर वो पैसे सुशांत सिंह के अकाउंट से निकल के रिया के अकाउंट में गए डायरेक्टली, सपोज जैसे आप बोलते हैं 40 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे, उसमें से उसने सपोज 20 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट परचेज किए और वो पैसे सुशांत सिंह के अकाउंट में से कंपनी के थ्रू या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिया के अकाउंट में गए, तो वो पैसे अकाउंटेड फॉर हैं। उसको हम फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बोल सकते। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा स्पेसिफिक ऑफेंस है जिसके अंदर ब्लैक मनी जो है या क्राइम के जो प्रोसीड्स हैं उनको आप रूट कर करके, चैनलाइज कर करके, उसको वाइट करके कहीं किसी बंदे के पास में पहुंचाते हो, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। इस केस में अगर ये पैसे डायरेक्टली जो उसके अकाउंट में लीगली आए थे, जिसके ऊपर सुशांत सिंह ने टैक्स भरा हुआ था, और फिर आगे वो रिया को ट्रांसफर हुए, रिया को वो गिफ्ट मिलेगी। किसी भी, अगर किसी व्यक्ति के साथ में आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है तो 50,000 से ज्यादा की जो गिफ्ट है उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो टैक्स रिया ने भरा या नहीं भरा, ये सारी चीजें देखने के बाद में ये चीजें इनकम टैक्स इत्यादि की बात हो सकती है। लेकिन अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो ये सब चीजें ईडी देखेगी कि उसके वो पैसे सुशांत के पास में कैसे आए और सुशांत से वो पैसे किस किस के पास में और कैसे गए, और उन लोगों ने उस पैसे का क्या किया, उसको कैसे ट्रीट किया, उसको डिक्लेयर किया या नहीं किया, ये सारी चीजें ईडी जांच करेगी। जैन सर, ये जो पूरा केस है नेता वर्सेस अभिनेता वर्सेस पुलिस देखा जा रहा है। 2 राज्यों के बीच में खींचतान है। बिहार और मुंबई के फैन फॉलोइंग सुशांत की काफी ज्यादा है। सुशांत के फैन भी शुरू से मानते हैं कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का जो बयान इस पूरे मामले में आ रहा है, वो क्लियर कहते हैं कि दिशा का पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सुशांत की सुसाइड को भी वो कहीं ना कहीं मर्डर ही मानते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मुंबई पुलिस ने जो बताया है और वो जो मुंबई पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं उन्होंने बताया है, उनका कहना है कि इसमें कोई भी चीज संशयास्पद मिली नहीं इस केस में, सुशांत के केस में। जहां तक दिशा के डेथ का सवाल है, उसको भी उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बताया था कि ऊपर से वो गिरी, उसकी डेथ हो गई। लेकिन आज भी परिस्थिति ये है कि सुशांत की डेथ से संबंधित जो बिहार का केस है और मुंबई की ईडी है, वो दोनों सीबीआई के पास में चले जाएंगे। लेकिन दिशा की डेथ जो है वो अभी भी मुंबई पुलिस के पास में है। अगर उसको जोड़ा जा रहा है
तो हो सकता है कि सीबीआई कल को ये कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि ये केस भी हमारे को सौंप दिया जाए, ताकि इसमें जो भी जांच में जो भी इसमें कोई पहलू है या आपस में कोई संबंध है वो सामने लाया जा सके। लेकिन आज की डेट में दिशा का मर्डर हुआ ऐसा दिखाने के लिए कोई एविडेंस ना तो मुंबई पुलिस की तरफ से सामने आया है, ना किसी और व्यक्ति की तरफ से सामने आया है। नारायण राणे साहब ने ये स्टेटमेंट जरूर दिया है कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन वो सब परिस्थितियों की जांच जो है जब तक किसी थर्ड एजेंसी के पास में नहीं जाएगी तब तक उसमें कुछ क्लियर नहीं होगा। मुंबई पुलिस के को अगर ये लगता कि उसमें मर्डर है तो अब तक 302 का गुना दाखिल हो चुका होता या 304 का गुना दाखिल हो चुका होता, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज की डेट में मुंबई पुलिस को उस केस को भी एडी की तरह ही ट्रीट कर रही है। जैन सर, लेकिन मुंबई पुलिस के पास तो दिशा मामले में सबूत ही नहीं है। बुधवार को खुद मुंबई पुलिस आ गया है, उसने लोगों से अपील की है कि हमें सबूत दीजिए इस मामले में, जबकि इससे पहले मुंबई पुलिस कहती थी एक फाइल उनके पास है। जब पटना पुलिस मलाड पुलिस से फाइल मांगती है तो फिर मलाड पुलिस कहती है कि वो फाइल डिलीट हो गई। तो आपको लगता है कि मुंबई पुलिस शुरू से ही जी वो जो चीजें कही गई मलाड पुलिस के द्वारा, मैंने वो सुना नहीं कहीं पे। मेरे जानकारी में जब पैनल डिस्कशन हो रही थी तो कई लोगों ने बोला कि वो फाइल डिलीट हो गई, लेकिन वो दो अधिकारियों की आपस की बातचीत है। पटना पुलिस अगर उनको लिखित देती है कि आप ये फाइल हमारे को दीजिए, और अगर वो अधिकारी लिखित तौर पे उनको कहे कि ये फाइल डिलीट होगी, तब मैं इसको आधिकारिक तौर से कहा हुआ बयान समझूंगा। जब तक ये आपस में बात हुई और उन्होंने उनको टालने के लिए बोल दिया या कुछ भी बोला, तो मुझे मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या हुआ। लेकिन जब तक उसे आधिकारिक तौर से मांगी नहीं जाती और वो आधिकारिक तौर से उसको रिफ्यूज नहीं करते या कमिट नहीं करते कि हमारे पास में ये फाइल नहीं है या डिलीट हो गई है, तब तक मैं इसको आधिकारिक बयान नहीं मानता। तो अब सीबीआई इस केस में आ गई है। अगर सीबीआई कल को दिशा सेलियन की डेथ का भी केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी, तब ये सारी चीजें सामने खुल के आ जाएंगी कि उस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, दोनों के बीच में कोई संबंध है या कोई मर्डर का एंगल है, ये सारी चीजें सामने आ सकती है। एक सर, सुशांत की फ्लैट में किसी की एंट्री की बात भी चल रही है। कहा जा रहा है कि इसने डुप्लीकेट चाबी बनाई और सुशांत के फ्लैट में एंट्री की। क्या इससे लेकर इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी? मेरे पास तो नहीं है, और ना ही इसके बारे में कोई सीबी मुंबई ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूर्व आईपीएस अधिकारी पीके जैन साहब, आपने तमाम जो लोगों के मन में सवाल थे उनको लेकर जो क्वेश्चन उठते थे उनका जवाब दिया, और कोशिश की मुंबई पुलिस का पक्ष रखने की भी, क्योंकि लगातार सवाल मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर, महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय में से पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय दिया। शुक्रिया।